जय हिंद बच्चों। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्टीज़ के ही नहीं बताए जाएंगे, प्लस में हम उसका डेरिवेशन और प्लस में उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर आपने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, किसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जब आप छोटी क्लासों में थे तो आपने पढ़ा था कि जैसे कहीं पर a प्लस बी ए माइनस बी दिखाई दे रहा है और आपको मैं कहूँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप मल्टीप्लाई करते थे तो a को a से किया a स्क्वायर, a को b से किया a b को a से किया a b और माइनस का b स्क्वायर कैंसिल हो गया। सीधा क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर के पता चल गया बचपन में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना बेहतर करा, अब जब भी आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स में करते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी दिखाई देता है तो आप मल्टीप्लाई थोड़ा ना करते हैं, सीधा आप उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया सेम एज इट इज डिटर्मिनेंट में भी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स को हम लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसके बेस पर बहुत बड़े बड़े डिटर्मिनेंट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जरा देखिएगा क्या है। ये पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी कह रही है हमें द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। देखिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज, यानी कि नहीं बदलती है, इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब कोई डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव होने वाला नहीं है। जो वैल्यू पहले थी वो अभी भी रहेगी। मतलब जैसे मान के चलिए एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो बच्चों, या इस रो को कॉलम बना दो a1 b1 c1, इस रो को कॉलम बना लो a2 b2 c2, इस रो को कॉलम बना लो a3 b3 c3। मतलब अब ये क्या आ गया, ट्रांसपोज हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन बच्चों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान के चलिए मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया 3 2 1 0 1 2 3 4। मैं कहता हूं जरा इसे सॉल्व करें। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, यहीं पे नीचे सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो सबसे पहले क्या लूँगा, 3 लूँगा। 3 लूँगा तो ये कैंसिल 0 3 1 4। फिर 2 लेंगे माइनस का, ये कैंसिल। आपको पता होना चाहिए जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके सामने रो और कॉलम जो आते हैं उनको क्या कर देते हैं, हमने कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे मैंने 3 लिया तो 3 के सामने ये रो आई, कैंसिल हो गई, 0 3 1 4 बच गया। अगला नंबर माइनस का 2 लिया, क्योंकि इसकी पोजीशन ऑड है, तो 2 के सामने ये आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 4 बचेगा। अच्छा, इसके बाद प्लस का 1 लूँगा अगर मैं, तो 1 के सामने ये कॉलम ये रो आ रहा है, तो क्या बचेगा, 1 2 0 3 1 2 0 3। तो कुल मिला के क्या आएगा, 4 0 0 माइनस का 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 माइनस का 2, 3 1 जा 3 माइनस का 0। क्या आएगा ये, माइनस का 9, 4 में से 2 गया, माइनस का 4 और 3 में से 0 गया, प्लस का 3। तो 9 और 4 13, 13 में से 3 गया, क्या आ गया आंसर, माइनस का 10 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन आया बच्चों, -10। लेकिन अगर मान के चलिए मैं इस डिटर्मिनेंट का को ट्रांसपोज कर दूं, रो कॉलम इंटरचेंज कर दूं, बोले तो 3 2 1 रो 3 2 1 कॉलम, 1 0 1 रो 1 0 1 कॉलम, 2 3 4 2 3 4 कॉलम। तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है इस पर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होगा जो मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में आया हुआ है। जब करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करूंगा। अगर मैं 3 लूँगा तो ये कैंसिल 0 1 3 4। फिर इसके बाद 1 लेंगे माइनस का, तो 1 कैंसिल 2 1 3 4 2 1
3 4, फिर प्लस का 2 लूँगा अगर मैं, तो 2 के सामने ये आ रहा है, ये आ रहा है, कैंसिल, क्या बचेगा 2 1 0 1, 2 1 0 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 में से जाएगा 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 में से जाएगा 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 में से जाएगा 0। 0 माइनस 3 माइनस 3 को 3 से करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 5 बन जा माइनस का 5, और 2 में से 2 0 गया 2 2 जा 4, तो देखिएगा 9 और 5 माइनस का 14, 14 में से 4 गया, क्या बचा माइनस का 10। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन इस डिटर्मिनेंट का आया वही सॉल्यूशन इस डिटर्मिनेंट का आया है -10 -10। इसका मतलब दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट तैयार होगा दैट वुड बी सेम। यानी कि मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला वाली कॉपी में नोट कीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इसके बात करते हैं, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी 2 रोज और कॉलम, ध्यान दीजिए, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर रोज को आपस में इंटरचेंज किया जाता है या कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट वुड बी चेंज। तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी तक 20 आ रही है तो रोज कॉलम को इंटरचेंज करने पर याद रखिए उसकी वैल्यू -20 हो जाएगी। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए ये एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मैं क्या करूं, अगर मान के चलो बच्चों इन दोनों कॉलमों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, जैसे यहां पर B1 B2 B3 इधर ले आऊं और A1 A2 A3 इधर ले आऊं, और ये ऐसा का ऐसा ही, मतलब 2 को मैंने इंटरचेंज किया, तो अब जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा ना, याद रखिए उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाना है। मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं तो तस्वीर साफ होगी। भाई मान के चलिए एक डिटर्मिनेंट है 2 4 1 2 0 3 0 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले लूंगा 2 लूंगा, ये कैंसिल, क्या बचने वाला है 2 0 0 1। फिर इसके बाद 4 लूंगा, माइनस का 4 लूंगा तो 4 के सामने ये गया 1 3 0 1 बचेगा, 1 3 0 1। फिर इसके बाद क्या है 1 है, 1 के सामने कौन कौन आएगा, 1 के सामने ये आएगा बच्चों, ये आएगा 1 3 2 0 1 3 2 0। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ रहा है देखते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट 2 में से ये जाएगा 0, इन दोनों के प्रोडक्ट 1 में से जाएगा ये 0, प्लस में ये तो आपका 1 है यहाँ पर, इन दोनों के प्रोडक्ट 0 में से ये जाएगा क्या 3 2 जा 6। अब इसके बाद 2 2 जा 4 माइनस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का 6। 4 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का 6 बन जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। यानी कि इस डिटर्मिनेंट को जब मैंने सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन क्या आया आपके सामने, माइनस का 6 आया। अब मैं एक काम करता हूँ, काम यह करता हूँ कि इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन कुछ इंटरचेंज कर देता हूँ। इंटरचेंज जैसे मान के चलिए 2 1 3, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करता हूँ। मतलब 4 2 0 को आगे लिख देता हूँ और 2 1 3 को पीछे, और ये है 1 0 1। मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 लूंगा अगर मैं तो ये कैंसिल 1 3 0 1। फिर माइनस का 2 लूंगा तो ये कैंसिल, क्या बचेगा 2 0 0 1। और इसके बाद फिर प्लस का अगर मैं 1 लूंगा तो 1 लेने पर क्या बचने वाला है, ये कैंसिल 2 0 2 0 1 3। अब यहाँ पे 1 1 जा 1 माइनस 0, यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 0 और 2 3 जा 6 माइनस 0। 4 1 जा 4 माइनस का 4 और ये क्या है प्लस का 6। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 6 आ गया। आप देखेंगे पाएंगे कि नॉर्मली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो पहले -6 आ रही थी वो अब क्या आ गई है +6। मतलब अगर डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम इंटरचेंज होंगे, मतलब रो ही आपस में इंटरचेंज होने हैं और कॉलम ही आपस में इंटरचेंज करने हैं, तो जो वैल्यू आ रही होगी उसका साइन 100% चेंज हो जाएगा। दैट्स द सेकंड प्रॉपर्टी, प्लीज नोट इट। प्लीज कम टू द नेक्स्ट नाउ।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब क्या हुआ, एक डिटर्मिनेंट है, अगर उस डिटर्मिनेंट में कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम, कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद रखिए जीरो हो जाएगी, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल और सेम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वुड बी जीरो। कैसे देखिएगा जरा, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान के चलिए यहां पर है 5 6 2 1 3 9 5 6 2। अब देख सकते हैं इसमें ये वाली रो और ये वाली रो क्या है, सेम है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा देखते हैं, 100% जीरो आएगा, लेट्स चेक दैट। 5 लूंगा तो 5 लेने पर ये कैंसिल 3 6 9 2। 5 के बाद अगला नंबर क्या लेंगे, 6 लेंगे माइनस का, फिर 6 के सामने ये गया, क्या बचेगा 1592 1592। फिर 2 ले लेंगे प्लस का, 2 ले लेंगे तो क्या होगा, ये गया 1536 1536। तो इसके बाद क्या बचने वाला है देखना बच्चों, 3 2 जा 6 माइनस का 9 6 जा 54, फिर ये 2 1 जा 2 9 5 जा 45, इसके बाद प्लस का 2 6 1 जा 6 5 3 जा क्या जाना है 5 3 जा 15। 6 में से 54 जाएगा, कौन बचेगा, अगर 6 में से 54 जाएगा तो ये बचेगा 49, सॉरी 54 में से 6 जाएगा 48, और 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट वुड बी 240 माइनस का। अच्छा 2 में से 45 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 43, और 43 को 6 से करेंगे, 43 को अगर 6 से करेंगे तो आ जाएगा 258, वो भी किसका प्लस का। 6 में से 15 जाएगा माइनस का 9 9 2 जा माइनस का 18, तो बच्चों माइनस 240 माइनस 18 दैट वुड बी माइनस का 258 प्लस का 258, द एंटायर अमाउंट ऑफ द डिटर्मिनेंट वुड बी जीरो। मतलब कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आनी है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। लेट्स प्रोसीड विद द फोर्थ प्रॉपर्टी, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है बॉस, प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ज्यादा यूज होगा इन क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, एक सिंगल रो और एक कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय k। मतलब क्या हुआ, देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी कांस्टेंट से किसी एक रो याद रखिए, किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उस कांस्टेंट को किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आएगा वो, और उस डिटर्मिनेंट को नॉर्मली सॉल्व करके k से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों सेम होगा। ये बात ऐसे नहीं, एक एग्जांपल से समझ में आएगी। वो एग्जांपल लेता हूं मैं, जरा देखिएगा। बस मान के चलिए एक डिटर्मिनेंट है a, ये सीधा मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं, वो है 1 2 5 0 1 3 2 8 3। ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट है। अब मान के चलिए मैं आपको कहता हूं कि इस डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। कांस्टेंट ले लो, मान के चलिए कोई कांस्टेंट कोई भी ले लीजिए, मान के चलिए मैं कांस्टेंट ले लेता हूं 10 ले लेता हूं। अगर मान के चलिए मैं इसमें इस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी एक से, मान के चलिए मैं फर्स्ट रो में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं मैं किसी एक रो या किसी भी कॉलम से, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 20 और 50, केवल एक ही से किया, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करूं तो देखिए क्या आएगा, 10 ये कैंसिल 1 8 3 3, फिर माइनस का 20 लेंगे तो ये कैंसिल 0 2 3 3, प्लस का 50 लेंगे, ये कैंसिल 0 2 1 8, तो 10 3 1 जा 3 माइनस 24, माइनस का 20 3 0 0 माइनस का 6 और 50
800 माइनस का 2, 3 में से 24 जाएगा तो बचेगा माइनस का 21, 21 को 10 से करेंगे माइनस का 210, 0 में से 6 जाएगा माइनस 6 प्लस का 120 और 52 जा माइनस का 100। तो कहने का मतलब अब देखिए ज़रा, 120 में से 100 जाएगा, 120 में से 100 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 प्लस का है, 20 में 2 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 190 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब ज़रा एक बात सुनिए, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में, तब डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, आंसर आया माइनस का 190। लेकिन अगर मैं मान के चलिए 10 एज इट इज़, ये जो डिटर्मिनेंट था 125,013,283, मैं कह रहा हूं कि मैं इसमें अब क्या कर रहा हूं, 10 से किसी भी एलिमेंट्स पे अंदर मल्टीप्लाई ना करूं, सीधा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं, तब देखते हैं क्या आता है। ज़रा सुनिएगा, यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो 1 कैंसिल हो गया, 1833 बचेगा। इसके बाद माइनस का 2 लूंगा, ये कैंसिल 0233 बचेगा और प्लस का 5 ले लूंगा तो 0218 बचेगा। तो 10 एज इट इज इसको सॉल्व करूंगा, 3 1 जा 3 माइनस 24, 0 माइनस 6 और 0 माइनस का 2, तो 10 एज इट इज माइनस का 21 प्लस का 12 और माइनस का 10, तो क्या जाएगा, 21 में से 12 जाएगा माइनस का 9 और माइनस 9 और 10 माइनस का 19 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आउटपुट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है जो इधर था 190। तो एक बात समझिए, जब आपने इस डिटर्मिनेंट में 10 से मल्टीप्लाई किया, जब आपने इस डिटर्मिनेंट में 10 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया माइनस का 190। या ऐसे हम कह सकते हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई के। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये देखो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या आया था, माइनस का 19 आया था। तो माइनस 19 किससे मल्टीप्लाई हो गया, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया जिस कांस्टेंट से आपने उसके फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया था। तो माइनस 19 इंटू 10 दैट इज माइनस 190, बोथ हैव द सेम वैल्यूज। मतलब ये याद रखिए हमेशा कि जब हम डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हमेशा एक बार में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, मैट्रिक्स की तरह सभी में मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। बस ये मतलब था इस प्रॉपर्टी का, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिएगा जरा, ये भी खास प्रॉपर्टी, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कह रही है, if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two rows or more, then determinant can be expressed as the sum of two determinant। क्या कह दिया अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे क्या है, जैसे एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ मैं। डिटर्मिनेंट में आपको लिखा है, मान के चलिए a प्लस x1 b प्लस y1 और c प्लस z1 और नीचे लिखा है d e f g h i, x1 y1 छोड़ते ये लिख देते हैं a प्लस x b प्लस y c प्लस z और d e f g h i, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसमें ये सिंगल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल ट्विंस एलिमेंट है। तो ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है, आप चाहें तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। मैंने क्या बोला कि अगर आप चाहें तो इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। ये दो पार्ट्स क्या होंगे बच्चों, समझ लो, ये दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मैं स्प्लिट कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में स्प्लिट करने का मतलब यहां पे क्या है, a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड है। तो a प्लस एक्स बी प्लस वाई का मतलब a इधर x इसमें, b प्लस वाई में b इधर तो y उसमें, c प्लस जेड में c इधर तो z उसमें। मतलब आगे वाला एलिमेंट पहले वाले डिटर्मिनेंट में और बाद वाला एलिमेंट दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में, और बाकी ये एज यूजुअल, मतलब d e f g h i। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सीधी सी बात कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में प्लस या माइनस में एलिमेंट्स हैं तो आप उसको बेस बना के दो पार्ट्स में उस डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हैं
जिसकी रिस्पेक्ट में आप तोड़ रहे हैं उसके एलिमेंट तो दो पार्ट्स में बांट देंगे बच्चों, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में तोड़ नहीं रहे, स्प्लिट नहीं कर रहे, उसको एज यूजुअल लिख देंगे। मतलब कैसे, इसको स्प्लिट करके लिखा, बाकी देखिए सेकंड रो के एलिमेंट एज यूजुअल, थर्ड रो के एलिमेंट एज यूजुअल। ये प्रॉपर्टी इसका भी यूज होगा, लेकिन जब क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे ना तब तक ये चीजें समझ में इतनी अच्छी आने वाली नहीं है। तो अब जरा शुरू करते हैं 4.2 एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चंस को, उसके बाद जो खास क्वेश्चन है उन पर जाएंगे 8 से लेके 14 तक। पहले 1 से लेके 7 तक करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए। 4.2 के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, मतलब आपको एक डिटर्मिनेंट ये दे दिया, इसको विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड करेंगे भी तो खैर 0 आएगा, लेकिन शर्त उसने रख दी है कि भाई आप इसे एक्सपेंड नहीं करोगे, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसे यूज करोगे, यूज करके प्रूव कीजिए कि ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। एक बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जब भी किसी क्वेश्चन में ना, याद रखिए, 0 प्रूव करने के लिए आ जाए कि डिटर्मिनेंट 0 है, तो 99% केसेस में यह पाया गया है कि उस डिटर्मिनेंट में 100% कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट को भी 0 बनाना है तो मैं यहां पे यही कोशिश करूंगा कि कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम सेम हो जाए, क्योंकि अगर वो सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कैसे करते हैं जरा सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं LHS ले लेता हूं। अगर मैं LHS लूं तो LHS में क्या है, LHS में है वही x y z a b c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अभी अभी आपने टोटल 5 प्रॉपर्टीज करी हैं, उन 5 प्रॉपर्टीज में जो रिसेंट लास्ट में जो 5th प्रॉपर्टी करी है मैं उसका यूज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मान के चलिए स्प्लिटिंग विद रिस्पेक्ट टू C3। अगर मैं इसे स्प्लिट करूंगा बच्चों तो देखिए 2 पार्ट्स में स्प्लिटिंग होगी। 2 पार्ट्स में स्प्लिटिंग होने का मतलब मैं इसके रिस्पेक्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, तो इनको तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे आ जाएंगे x y z, ये भी आ जाएगा x y z, ये भी आ जाएगा a b c, ये भी आ जाएगा a b c। इसके रिस्पेक्ट में स्प्लिट कर रहा हूं ना, तो इसका क्या हाल होगा, x y z इसमें रह जाएगा और a b c इसमें रह जाएगा। अब ऐसा लिखेंगे, लिखते के साथ ही बच्चों जादू हो जाएगा। क्या जादू हो जाएगा जरा देखिएगा। जादू ये हो जाएगा बच्चों, कितना अच्छा लग रहा है देखना अभी आप, कि ABC और ABC सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, और अभी बताया कि 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। यहां पे भी देखिए क्या है, XYZ फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल है। यहां पे कौन कौन है, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसलिए सीधी सी बात, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, और 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0। यानी कि ये हमने विदाउट एक्सपेंड करे हुए डिटर्मिनेंट को प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड पर आते हैं, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या कर रखा है, ये डिटर्मिनेंट गिवन है और 0 प्रूव करना है। देखिए क्या है, एक और बात अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये पक्की बात है। दूसरी एक और बात दिमाग में बिठा लीजिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 0 हो, 0 0 0, तो 100% उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि अगर आप उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे जिसमें 0 0 0 है, तो सारा का सारा सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन का 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, जरा सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं LHS, दैट इज A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और इसके बाद लास्ट में क्या है, ये C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। अब हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशन, कुछ एम्प्लीफिकेशन करेंगे। क्या जरा समझिएगा। देखिए
पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट में एक बात और बता दूं, कुछ ट्रिक्स हैं, ये अपनी फॉर्मूला नोटबुक में आप रख सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट एक जैसे हों जो रिपीट हो रहे हो, रो में भी और कॉलम में भी, मतलब कैसे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस बी, मतलब पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट में देखिए आपको सेम नेचर एलिमेंट मिलेंगे, मतलब a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसमें भी जाके देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसमें भी जाके देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, मतलब वही चीज रिपीट हो रही है, बस वो यहां पर है इसमें, तो इसमें यहां पर है, अलग अलग जगह पर है, लेकिन हर रो में वही एलिमेंट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो जब भी सेम नेचर ऑफ एलिमेंट बार बार आपको मिले ना, तो उस क्वेश्चन में एक ही काम किया करो बच्चों, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने का मतलब या तो तीनों रोज को ऐड कर दो या तीनों कॉलम को ऐड कर दो, आपकी मर्जी है। देखिए जरा, जैसे मैं यहां पर ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो यहां पे मैं लिखता हूं C1, मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, क्या अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, मैं अप्लाई कर रहा हूं कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C1 में C2 और C3 ऐड करके जो निकलेगा उसे मैं C1 की जगह पर लिखने वाला हूं। मतलब C1 में क्या है, a माइनस बी, इसमें क्या ऐड करूंगा C2, b माइनस सी, इसमें क्या ऐड करूंगा C3, c माइनस ए, फिर यहां पर C1 क्या है, b माइनस सी, C2 c माइनस ए और C3 a माइनस बी, यहां पर c माइनस ए C1, फिर C2 क्या है, a माइनस बी, C3 क्या है, b माइनस सी, तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बाकी जिसको कुछ नहीं करा उसको कुछ मत करो, ऐसे ही लिख दीजिए c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब इसके बाद होगा क्या वो समझ लीजिए, होगा ये कि देखिए ना यहाँ पे b से b गया, b से b गया, c से c गया, a से a गया, सारा कटकुटा के 0, c से c गया, a से a गया, b से b गया, ये भी 0, यहाँ पे भी a से a गया, b से b गया, c से c गया 0, मतलब सारे तो कट के 0 0 0 0 0 ही हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या बच रहा है, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, और यहाँ पे c माइनस a माइनस b, और ये क्या है, b माइनस सी। आप देख सकते हैं ये एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या बन गए हैं, 0। बच्चों अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं, 0 लूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 लूंगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि सिंस C1 हैज ऑल एलिमेंट्स एज 0, सो ये पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या आ जाएगा, RHS। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर में 3 फिर मिला के वही चीज है, क्या चीज है, ये पूरा का पूरा प्रूव करना है 0 के। देखिए जब किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना है तो 0 प्रूव करने की 2 तरीके हैं, या तो उस डिटर्मिनेंट में कोई से 2 रो या कोई से 2 कॉलम सेम बना दीजिए आइडेंटिकल, या एक काम कर दीजिए एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट 0 कर दीजिए, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यहां पे मैं क्या करता हूं जरा सुनिएगा। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड मान के चलिए, यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, बार बार क्या लिखना, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और मेरे को 0 प्रूव करना है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं इसे कैसे प्रूव करूं 0, मेरा प्रयास ये होगा, मेरी कोशिश ये होगी कि इसके 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। अब आइडेंटिकल कैसे होंगे, कुछ प्लस माइनस करके ही होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक बात समझिएगा, एक बात समझना बच्चों, यहां पर 2 3 5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 7 8 9 को ऐसे लिख रहा हूं। ये जो 65 है ना, 65, इस 65 को मैं 63 प्लस 2 लिख सकता हूं, इसको देख के मैं डिसाइड कर रहा हूं। 75 को मैं 72 प्लस 3 लिख सकता हूं, और 86 को मैं 81 प्लस 5 लिख सकता हूं। मैंने इसको देखकर थोड़ा सा डिसाइड किया, क्योंकि आइडेंटिकल करना है तो आइडेंटिकल करने का मतलब सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। 65 कैन बी रिटन एज 62 प्लस 3, दिस वन इज 72 प्लस 3 एंड द 81 प्लस 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे भी जस्ट किया प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको मैं थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में स्प्लिट कर दूंगा, यानी कि यहां पे लिख दूंगा मैं क्या, स्प्लिटिंग विद रिस्पेक्ट टू C3।
अगर मैं स्प्लिट करता हूं बच्चों, अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो मदद कीजिएगा, यहां पे तो 2 3 5 रहेगा, 2 3 5 रहेगा, मतलब जिसको आपने स्प्लिट नहीं किया उसके एलिमेंट तो एज यूजुअल रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 8 9 ऐसी रहेगा, 7 8 9 ऐसी रहेगा, और इसके रिस्पेक्ट में मैं स्प्लिट कर रहा हूं तो 63 72 81 2 3 5। अब मैं इसे डायरेक्ट भी इसे 0 बोल सकता हूं, लेकिन चलिए एक काम करता हूं, मैं इस कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से 9 कॉमन ले सकता हूं बच्चों। 9 अगर कॉमन लूं, 9 7 जा, 9 8 जा, 9 9 जा, मतलब यहां पे लिखता हूं टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट में से मैं 9 कॉमन ले रहा हूं C3 में से। मतलब अगर मैं बच्चों 9 कॉमन ले लूं C3 में से तो ये तो यही रहेगा 2 3 5, ये ऐसी रहेगा 7 8 9, ये 9 कॉमन लूंगा तो 9 7 जा, 9 8 जा, 9 9 जा, 9 9 जा 81। अच्छा यहां पे तो सीधा ही बता दूं कि यहां पे क्या है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जानी है 0, और यहां पर अब C2 C3 भी सेम हो गए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जानी है 0, तो 9 0 0 प्लस 0 मतलब क्या आ गया 0, ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सब में 0 ही प्रूव करना है। इसमें आपको 0 प्रूव करना है, चलिए इसको भी 0 प्रूव करते हैं। तरीका वही रखना है, कौन सा तरीका याद रखना है, सीधी सी बात है, तरीका वो याद रखना है जिसमें कोशिश ये करना है कि कोई सी 2 रो या कोई सी 2 कॉलम सेम बन जाए, सेम बन जाएंगे 0 बन जाएगा काम। देखते हैं जरा, सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट LHS ले लिया। पहले ये जो दिख रहा है ना, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं इसकी शक्ल क्या बन जाएगी। भाई BC CA AB, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो AB हो गया, प्लस में AC हो गया, अच्छी बात है। ये BC हो गया, AB हो जाएगा, अच्छी बात है। ये AC हो गया, AB होगा, बहुत अच्छी बात है। यानी कि मल्टीप्लाई करके मैंने डुअल टर्म्स बना दिए। मकसद तो मेरा क्या है कि कोई से 2 रो या कोई से 2 कॉलम सेम होने चाहिए, तो सेम होंगे तभी तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो अब इसको सेम कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए, जरा इनको थोड़ा एनालाइज कीजिए। ये है ABAC, ABAC इधर है BC, ABBC इधर है AC, ABAC इधर है ABAC, शायद मैंने कुछ मल्टीप्लाई, हाँ ये गलत हो गया, इधर मल्टीप्लाई गलत कर दिया, AC और ये क्या है BC। तो मैं बोल रहा था ये है ACBC, इधर है AB। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ABBCCA, ABBCCA, ABBCCA। तो एक काम करते हैं बच्चों, पता है क्या, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने से पता है क्या होगा, सेम एलिमेंट पूरे के पूरे कॉलम में बन जाएंगे, और उसके बाद हम उसे कॉमन ले लेंगे। मतलब क्या मैं कह रहा हूं, मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं क्या कि C3 में चेंज कर दे रहा हूं मैं C3 प्लस C2, C3 में C2 को ऐड कर दे रहा हूं, C3 में C2 को ऐड कर दे रहा हूं। कैसे, क्यों, समझ लीजिए यूं, यह 1 1 1, किस में चेंज नहीं किया, C1 में कोई चेंज नहीं किया एज यूजुअल, C2 में कोई चेंज नहीं किया एज यूजुअल, BC CA AB, और इसमें चेंज किया, क्या चेंज किया, ABAC प्लस में आ गया BC। यहाँ पे क्या है बच्चों, BC AB प्लस में आ गया CA, और यहाँ पे क्या है ACBC प्लस में आ गया AB। इस तरह से अब जरा गौर कीजिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए ABBCCA, ABBCCA, ABBCCA। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड कॉलम में से ABB कॉमन ले लेता हूँ, मतलब टेकिंग कॉमन क्या AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 में से कॉमन ले रहा हूं। अगर यहां पे AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लूं थर्ड कॉलम में से, तो यहां पे क्या बचेगा 1 1 1, और यहां पे BC CA AB, और यहां से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लूंगा तो 1 1 1 ही बचेगा पूरे में से। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जानी है
0 और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एंटायर अमाउंट वुड बी 0 और ये हमारा तैयार हो जाएगा क्या, RHS। दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। और इसके बाद अब जो क्वेश्चन हो रहा है वो जबरदस्त क्वेश्चन हो रहा है, नोट कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस कवर किए, क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट समझे, प्रॉपर्टीज समझी कि कैसे क्या अप्लाई करना है। अब इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ही हमें क्वेश्चन करने हैं। शुरू के अभी 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, इसके बाद के क्वेश्चन थोड़े खास क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और हमें मोटिवेशन मिले फर्दर वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।